जय हिंद फ्रेंड्स। अभी तक हमारा जो भारतीय राज्य व्यवस्था का टॉपिक चल रहा था और वो ये चल रहा था, मूल अधिकार हम लोग पढ़ रहे थे। प्रस्तावना हमने पूरी कर ली थी, नागरिकता पूरी कर ली थी, और अब जो हमारा मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक था मूल अधिकार। मूल अधिकार जो हमारे संविधान में वर्णित थे वो 7 प्रकार के थे। अब हमारे पास हैं 6 प्रकार के मूल अधिकार। 6 प्रकार के मूल अधिकार में पहला अधिकार था समता का अधिकार, जिसमें 4 अनुच्छेद आते थे, आर्टिकल्स 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक। आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा। विधि के समक्ष समता का ये मतलब है कि विधि के समक्ष सभी समान हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता। लेकिन विधियों का समान संरक्षण ये है कि अगर असमान बैकग्राउंड है, असमान परिस्थितियां हैं, तो भेदभाव हो सकता है, और वो तार्किक भेदभाव हो सकता है, अतार्किक नहीं। उसके बाद धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, इनके आधार पर राज्य भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन साथ में इसमें 2 अपवाद भी मैंने बताया था कि बच्चों और महिलाओं के लिए वो कर सकता है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कर सकता है, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए कर सकता है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कर सकता है। ये सारी चीज़ें बताई थी। अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता, और इसमें आरक्षण का मुद्दा मैंने बताया था। आरक्षण के मुद्दे में मैंने ये भी बताया था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। फिर उनको पलटने के लिए, बैकलॉग वैकेंसी के लिए ईडब्ल्यूएस आधार पर जो आरक्षण दिया गया, ये सब करने के लिए जो संविधान संशोधन हुए थे, 77वां संविधान संशोधन और 80वां संविधान संशोधन, ये सब चीज़ें हमने बताई थी। साथ में अनुच्छेद 17 में मैंने बताया था कि अस्पृश्यता का अंत, सार्वजनिक कुओं पर, नलकूपों पर, सार्वजनिक हॉस्पिटल, सार्वजनिक बिल्डिंग में आप किसी को जो है अस्पृश्यता के नाम पर मना नहीं कर सकते, होटलों पर, ठीक है। और अनुच्छेद 18 ये बताता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत में मैंने बताया था कि जो पहले जो उपाधियां दी जाती थी वो जो है समाप्त हो गई हैं, राय बहादुर, राय दीवान, ये सारी चीज़ें। और पुरस्कार उपाधि नहीं है, बस नाम के आगे उनका टाइटल नहीं लगना चाहिए। और पुरस्कार और उपाधियों में ये भी ध्यान रखिएगा कि समानता है तो संविधान में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो विशिष्ट क्षमता है आपके अंदर उसका भी सम्मान ना करें। तो इसके लिए पुरस्कार और उपाधि दोनों में अंतर बताया गया था, और ये बताया गया था कि जो पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, ये हैं, ये पुरस्कार हैं, उपाधियां नहीं है, ठीक। और अब हम आज के अगले अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, और वो हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। छह प्रकार की स्वतंत्रता हमारे संविधान में बताई गई थी। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक। सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, निर्बाध आवागमन की स्वतंत्रता, निवास या बसने की स्वतंत्रता, और जब निवास करेंगे तो अपनी आजीविका,
की स्वतंत्रता। ऐसे ही याद रखेंगे, सबसे पहले बोलना चालना, बोलने चालने के बाद जब बोले चालेंगे तो व्यक्तिगत भी बोलेंगे और सम्मेलन में भी बोलेंगे। जब सम्मेलन में कुछ बातें अच्छी लगेंगी तो हम ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप को क्या करेंगे, तो 3 स्वतंत्रता हो गई, बोलने की, सम्मेलन की और उसके बाद ग्रुप बनाने की। ग्रुप बनाने के बाद क्या है, वो ग्रुप मूवमेंट करेगा, उसके बाद क्या करेगा, कहीं पर जा कर के बस जाएगा और जब बस जाएगा तो खाने पीने चीज़ों की भी व्यवस्था करेगा, तो आजीविका की व्यवस्था, स्वतंत्रता। ठीक। इन स्वतंत्रता पर हमें अलग अलग रेफरेंस में बात करनी है। ठीक। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या मतलब है, वाक मतलब बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का मतलब है कि हम अपने विचार को रिप्रेजेंट कर सकें। जैसे किसी पुस्तक को हम लिख सकते हैं, उसका प्रकाशन कर सकते हैं, न्यूज़पेपर का प्रकाशन भी इसी में आ जाता है। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थोड़ा ब्रॉड वे में हमें देखनी है। पहली चीज, अगर हम किसी फिल्म को बनाते हैं तो दिस वर्सेज फिल्म, फिल्म क्या है, समाज का प्रतिबिंब होती हैं और उनका समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम फिल्म के लिए एक अलग व्यवस्था करें उसके सेंसरशिप के लिए, तो हमने क्या बनाया, सेंसर बोर्ड, जो फिल्म को क्या करेगा, प्रमाणित करेगा। और अगर इस बोर्ड ने किसी फिल्म को प्रसारित करने की अनुमति दे दी है तो सरकार को यह अधिकार नहीं है कि उस फिल्म का प्रसारण रोक सके। ठीक। ये अलग व्यवस्था इस वजह से बनाई है क्योंकि फिल्म का समाज पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। और एक इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, लेटेस्ट एग्जाम्पल जो है, आपने देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा खैर, एनिमल फिल्म जो अभी आई है, देख रहे हैं, जो दानवीय व्यवहार है मनुष्य का, उसको कैसे महिमा मंडित किया गया है, ये इसी फिल्म में दिखाया गया है। और ये क्या कर रहा है, जिस हिसाब से लोगों को ये पसंद आई फिल्म, ये क्या बता रही है, लोगों की सोच को बता रही है, समाज किस ओर जा रहा है ये उसको बता रही है। आज भी अगर लोगों को शांति चाहिए, एक पीसफुल वातावरण के लिए, एक रिलैक्स माइंड के लिए, लोग 1990 के पहले के गाने चलाते हैं कि थोड़ा रिलैक्स हो। और जब लोगों को उत्पात मचाना हो तो 1990 के बाद के गाने चलाते हैं। ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। तो फिल्म के उसमें क्या है कि वाक्य में व्यक्ति स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आती है, लेकिन हमें इसके लिए क्या है, अलग से सेंसर बोर्ड की हमने व्यवस्था कर रखी है। अगर उसने प्रमाणित कर दिया तो हम अलग से क्या कर सकते हैं, इस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। ठीक। फिल्म का हो गया, उसके बाद प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता में आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। पहला ये कि अलग से कर नहीं लगाया जा सकता। मतलब केवल इस नाम ये कह करके कि ये प्रेस चला रहे हैं इसलिए जो है प्रेस पर अलग कर लगेगा, ये हम नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई। तो ये हम नहीं कर सकते, अलग से इस पर कोई कर नहीं लगाया जा सकता। जैसे सब पर कर लगता है वैसे ही इस पर भी कर लगेगा। और दूसरा, सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो प्रेस के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को कम कर सके। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है।
इसका मतलब ये हुआ वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता आ जाती है। प्रेस पर भी टैक्स लगता है, लेकिन केवल इस कारण टैक्स नहीं लग सकता कि ये प्रेस है। बात समझ में आ गई? प्रेस पर भी टैक्स लगेगा जैसे नॉर्मल सब पर लगता है, सभी व्यक्तियों पर, लेकिन इस कारण से अलग से उस पर टैक्स नहीं लग सकता कि वो प्रेस है। ठीक? क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये क्या, हम क्या कर रहे हैं, वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं। ठीक? सीमित कर रहे हैं। तीसरी बात, वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता वर्सेज मानहानि। मानहानि क्या है? किसी की प्रतिष्ठा पर चोट है। अब आपको बोलने चालने की स्वतंत्रता तो दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप किसी को गाली देंगे, किसी पर बेवजह इल्जाम लगाएंगे। तो वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता में ये अंतर्निहित है कि व्यक्ति को वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, लेकिन वो स्वतंत्रता इस तरह नहीं है कि किसी दूसरे व्यक्ति की प्रतिष्ठा को कम करे, झूठे आरोप लगाए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है तो इस पर आर्थिक दंड और सजा दोनों है। ठीक? तो मान आप दूसरे के भी सम्मान का क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, अपनी स्वतंत्रता के चक्कर में दूसरे की स्वतंत्रता को बाधित नहीं करेंगे। ठीक? वाक्य में व्यक्ति स्वतंत्रता पर एक चीज और ध्यान रखनी है। एक है आईपीसी की धारा 124 ए, ये देशद्रोह से संबंधित है। आईपीसी कब बनी थी? 1860 में। उस समय औपनिवेशिक शासन था, अंग्रेजों का शासन था, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब भी ये शासन होगा, ऐसा कानून बनेगा, तो क्या करेगा, लोगों की स्वतंत्रता को क्या करेगा, कुचलेगा। इस धारा में क्या कहते हैं कि विधि द्वारा निर्मित या स्थापित सरकार के खिलाफ दुर्भावना, दोषपूर्ण लेख, हिंसा, ये सब प्रसारित करना, ये क्या माना जाएगा, देशद्रोह। और इसको इस वजह से जो है क्या किया जाएगा, आपकी स्वतंत्रता को बाधित किया जाएगा, या उस पर क्या करी जाएगी, लगाम लगाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि इसका जो है गलत इस्तेमाल सरकारें करती हैं। कभी किसी पत्रकार ने सरकार के विरुद्ध लेख लिखा तो उसको क्या कर दिया, देशद्रोह के नाम पर बंद कर दिया। ठीक? तो ये ध्यान रखिएगा, इस धारा का बहुत ज़्यादा मिसयूज हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसको निरस्त नहीं किया। ठीक है? मानते हैं कि इसका दुरुपयोग हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार क्या किया, इस पर गाइडलाइंस इशू की कि केवल सरकार के विरोध में लेख लिखना जिसमें हिंसा का कोई जिक्र ना हो, सरकार की पॉलिसियों की निंदा की गई हो, तो निंदा और अभिव्यक्ति, आलोचना, ये सब क्या है, लोकतंत्र के मौलिक अधिकार हैं, लोकतंत्र की जीवंत भावना का क्या है, उद्घोष है। ठीक? तो ये सब क्या है, आलोचना, निंदा, ये लोकतंत्र के अंग हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंग हैं, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंग हैं। तो इसके आधार पर इस एक्ट को सीमित, सरकार इस एक्ट को लगा करके व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित नहीं कर सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सरकार को बहुत बार चेतावनी दी है कि आप इसको सोच समझ करके इस्तेमाल कीजिए या इसकी लैंग्वेज चेंज कीजिए। आप बात बात में किसी भी पत्रकार को जो आपके खिलाफ रख रहा हो, लिख रहा हो, जो आपकी निंदा कर रहा हो, तो ऐसा नहीं है कि आप क्या है, आप उसको देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर देंगे। ठीक है? तो इस धारा, ये धारा जो विवादित है, ये ध्यान रखिएगा
कि इसके आधार पर सरकारें बार बार दमन करती हैं, लेकिन फिर भी मौलिक अधिकार है वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, तो बार बार सुप्रीम कोर्ट में जा करके वो चीज़ें क्या होती हैं, ओपन होती हैं, और बार बार सरकार को हार का मुंह देखना पड़ता है। ठीक, बार बार सरकार को क्या चेतावनी देते हैं सुप्रीम कोर्ट कि आप व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। आलोचना, निंदा, ये सब क्या है, मतभेद, ये सब क्या है, लोकतंत्र में होने की क्या है, निशानी है कि आप लोकतंत्र में हैं। अदरवाइज तो क्या है, अगर ये सब अधिकार भी ना हो तो क्या हो जाए, लोकतंत्र और राजतंत्र में कोई अंतर ना हो। ठीक, इसी से मिलता जुलता एक चीज और देख लीजिए। एक है सूचना अधिनियम की धारा 66A, आईटी एक्ट 2000 की धारा 66A। इसके तहत क्या है कि कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टूल का इस्तेमाल करके किसी को आप आक्रामक संदेश ये सब नहीं भेज सकते। लेकिन इस धारा को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन मानते हुए इसको रिजेक्ट कर दिया है। इसको अभी रिजेक्ट नहीं किया है, ये भी चल रही है। ठीक, इसमें क्या कह रहा है, ये जो है श्रेया सिंघलवाद 2015 में इसको रिजेक्ट किया गया है। और इसमें इसमें क्या हुआ था कि उद्धव ठाकरे जी का देहांत हुआ था, तो मुंबई की कोई लड़की है, उन्होंने क्या किया, फेसबुक पर पोस्ट कर दिया था ये चीज़ें, तो उसको जो है सरकार ने क्या कर दिया, उस पर उसको गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, कि उन्होंने फेसबुक पर ऐसी टिप्पणी की, जबकि कुछ ऐसा कुछ गलत नहीं लिखा था किसी के बारे में, ना कोई हिंसा का भड़काने का वो था, लेकिन फिर भी इसी एक्ट के द्वारा क्या किया गया, उसको गिरफ्तार किया गया। तो फिर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को निरस्त किया कि ये वाक्य में व्यक्ति, क्योंकि आजकल डिजिटल युग है, अब डिजिटल युग में आपको सुविधाएं हैं तो परेशानियां भी, चुनौतियां भी कई सारी आएंगी। तो उन्हीं परिप्रेक्ष्य में ये धारा को क्या कर दिया गया, इस धारा को रिजेक्ट कर दिया गया। अब ये धारा, इस धारा के तहत कोई भी गिरफ्तार नहीं होगा। ठीक, तो ये सारी चीजें वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में है। ठीक है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में एक चीज और है, जब बोलने का अधिकार है तो साथ में चुप रहने का भी आपका अधिकार है। चुप रहना भी ये आपके वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही माना जाएगा। ठीक, ऐसा नहीं कि आपको बोलना ही है, चुप भी अगर आप रहेंगे तो ये वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं होगा। कोई ये नहीं कह सकता कि ये चुप हैं तो इनको वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इनसे छीन ली जाए। चुप रहना भी आपका क्या है, इसी स्वतंत्रता के अधिकार क्षेत्र में है। ठीक, दूसरी बात, सम्मेलन, सम्मेलन आप जब भी करेंगे शस्त्र के बिना, और शांतिपूर्ण सम्मेलन। ठीक, दूसरी बात, हड़ताल का अधिकार नहीं है, हड़ताल नहीं कर सकते। ये सब पॉइंट हाईलाइटेड रखिएगा ताकि आप चीजें क्या कर सकें, लिख सकें। संघ बनाने का अधिकार, आप लोग एसोसिएशन देखते होंगे कि कहीं कहीं संस्था में बनता है, तो संघ बनाने का अधिकार क्या है, स्वतंत्रता के अधिकार में है। जिनसे भी हमारे संघ क्या है, जब व्यक्तियों का एक साझा हित होता है तो आपस में क्या कर लेते हैं, एक गुट बना लेते हैं, एक संगठन बना लेते हैं, तो फिर वही क्या होता है, संघ। इस संघ में लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि 2011 में 97वां संविधान संशोधन आया, 97th, और इसके तहत कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको बनाने का अधिकार क्या दिया गया, वो दिया गया डीपीएसपी में, राज्य के नीति निदेशक तत्व में, कि सरकार, राज्य क्या करेगा, सहकारी समितियों को प्रमोट करेगा। और साथ में यहाँ भी शामिल किया गया कि संघ में शामिल होने का अधिकार मूल अधिकार है। कोई इस बात पर चैलेंज नहीं कर सकता कि उस एसोसिएशन को क्या कर सकता है, विनष्ट कर सकता है, उस पर बैन लगा सकता है, ऐसा नहीं है। बस ये है कि वो चीज़ें संविधान के दायरे में रहे। ठीक, निर्बाध आवागमन को सीमित किया जा सकता है,
अनुसूचित जनजाति जाति के क्षेत्र में नहीं जा सकते। ठीक, राज्यपाल वहाँ का जो है उस राज्य का, वो क्या कर सकता है, वहाँ की संस्कृति परंपरा के रक्षण के लिए इस पर बैन लगा सकता है। साथ में आपको ये ध्यान में रखना है, निर्बाध आवागमन किसी ऐसे व्यक्ति का नहीं हो सकता जो समाज के लिए क्या हो, अ, जैसे एक खतरा उत्पन्न कर दे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि प्रोस्टिट्यूट से ये मामला आया। एक प्रोस्टिट्यूट थी, उनका उनको क्या था, HIV हुआ था। तो अगर वो क्या करती, जगह जगह घूमती, तो और लोगों में क्या होता, उसका प्रसारण होता। तो इसकी वजह से निर्बाध आवागमन आपको लोक व्यवस्था और स्वास्थ्य, इनके आधार पर इस पर क्या कर सकता है, रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। ठीक, साथ में लास्ट जो अधिकार है वो है आजीविका का अधिकार। आजीविका में दो चीजें हैं, एक तो है प्रोफेशन और दूसरा है बिजनेस। प्रोफेशन वो है जिसके लिए आपको पर्टिकुलर विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, स्किल की आवश्यकता होती है, वो है प्रोफेशन। और जो लाभ के लिए किया जाए वो है बिजनेस, कारोबार। तो आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी पेट पालने के लिए, लेकिन दो चीजें नहीं कर सकते। कौन कौन सी चीजें नहीं कर सकते? नशीली दवाओं का कारोबार नहीं कर सकते। उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, पहली बात, सरकार की जानकारी में होगा। और वो भी मेडिकल के लिए ही आप कर सकते हैं, जिसकी ज़रूरत एनेस्थेसिया वगैरह में पड़े, ऑपरेशन के दौरान लोगों को बेहोश वगैरह करने में, इनमें। नशे के लिए आप नहीं कर सकते। अब देखिए, अगर बिहार गवर्नमेंट ये कहती है कि हम अपने राज्य में पूर्ण शराबबंदी करेंगे, मतलब हम शराब नहीं बेचने देंगे, तो शराब बेचने वाले सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं कह सकते कि हमारे आजीविका के अधिकार छीना जा रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार इस पर लोकहित के संबंध में रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। दूसरी बात, गाय के लिए कहा गया है, ये दो मुद्दे स्पेशल हाईलाइट कर लीजिएगा और एग्जाम्पल भी। गाय के लिए देखिए, यूपी में या राजस्थान में गाय के वध पर क्या किया गया है, अंकुश लगाया गया है। उसको एक क्या किया गया है, अपराध की श्रेणी में रखा गया है। अब जो मांस बेचते हैं, भारत एक मांस का निर्यातक है, वो इस आधार पर वहां पर नहीं जा सकते कि हमें गाय मारने का जो हमारा बिजनेस है वो इन्होंने, सरकार ने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां पर कहा गया, कहाँ पर, DPSP में और मूल कर्तव्य में भी, कि जो राज्य होगा वो क्या करेगा, दुधारू पशुओं की, पशुधन की क्या करेगा, रक्षा करेगा और उसमें वैज्ञानिक शोध के लिए योगदान देगा। अब अगर आप दुधारू पशुओं को ही मारेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उससे क्या होगा, राज्य का, राज्य उस पर क्या कर सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक, तो ये दो चीजें हाईलाइट रख लीजिएगा, ये ज्वलंत मुद्दे हैं, और इसकी वजह से इसका कारोबार करने वाले सुप्रीम कोर्ट जाकर ये नहीं कह सकते कि हमारे आजीविका का अधिकार सरकार ने छीन लिया। ये नहीं किया जा सकता। ठीक, हमें एक चीज और ध्यान में रखना है, निर्बाध आवागमन में पहली बात तो इस पर क्या कर सकते हैं, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल गाइडलाइंस या उस क्षेत्र के जो भी होंगे संरक्षण करता, वो क्या करेंगे, गाइडलाइंस इशू करेंगे। आपको अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र में उनकी संस्कृति भाषा के लिए संरक्षण के लिए आवागमन पर रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। ठीक, जो सैन्य इलाके हैं, सैन्य शिविर हैं, वहां पर भी आम पब्लिक को जाने का रिस्ट्रिक्शंस होता है, ठीक, सुरक्षा की दृष्टि से। यहाँ पर एक चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आर्टिकल 19 में निर्बाध आवागमन का अधिकार है, वो देश के अंदर का अधिकार है। मतलब देश के अंदर ये कहीं भी आवागमन कर सकते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और इधर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। लेकिन अगर बाहर जाना है तो आर्टिकल 19 के तहत ना करके आर्टिकल 21 के तहत आता है, जीवन के अधिकार में। ठीक,
तो ये चीज़ें जरा ध्यान रखिएगा। निर्बाध आवागमन देश के अंदर की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 19 है। ठीक, बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। इस पर तार्किक प्रतिबंध किस किस आधार पर लग सकते हैं? देश की सुरक्षा की अगर बात हो तब लग सकता है, लोक व्यवस्था की बात हो तो लग सकता है, स्वास्थ्य की बात हो तब लग सकता है, सदाचार तब लग सकता है। ठीक, लोगों की प्राण प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा की बात या मानहानि के उसमें रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं के मामले में। ठीक, इन आधारों पर क्या हो सकता है? राज्य आपके आर्टिकल 19 पर प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक, मैंने आपको बताया था आपातकाल, जब हम एक इंट्रोडक्शन ले रहे थे तब मैंने बताया था कि आर्टिकल 19 के तहत मूल अधिकार कब निलंबित होंगे, कब सस्पेंडेड होंगे? जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। अदरवाइज इन मूल अधिकारों को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक, आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 ये था। ठीक है, आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 तीन बातें कहता है। कौन कौन सी तीन बातें हैं ये? किसी व्यक्ति को उस समय प्रचलित विधि के अनुसार ही दंडित किया जा सकता है। आज कोई व्यक्ति है और उसने किसी का मर्डर कर दिया, तो आज के समय जो कानून है कि मर्डर करने पर जितनी सजा हो सकती है वही सजा उसे मिलेगी। अब अगर सरकार चाहे कि आज एक कानून बनाना कि मर्डर करने पर 10 साल की जेल है और ये कानून लागू होता है 2005 से, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, तो यहां पर आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। पहला, विधि के दंड के अतिरिक्त कोई दंड नहीं। जो उस समय की विधि में उस अपराधी के लिए लिखा होगा वही दंड आपको देना है। और दूसरी बात कि आपराधिक मुद्दे पर जो विधियां हैं वो भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं की जा सकती। ये आपराधिक मामले में है। अगर सिविल मामले हुए, सिविल मामला मतलब जैसे जमीन जायदाद का, टैक्स का, ये सब सिविल मामले हैं। अब सरकार आज आज के समय में टैक्स कर दे कि जिसकी इनकम 10 लाख है एनुअल, उस पर 1% टैक्स है, और ये प्रावधान कब से लागू हो रहा है? 1947 से, तो कर सकती है। लेकिन ये कानून नहीं लागू कर सकती कि आज के समय जो मर्डर किया है उसको 10 साल की सजा है, और ये सजा, ये कानून कब से लागू होता है? 1947 से। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपराधिक कानून भूतलक्षी प्रवाह से लागू नहीं होते। तो इस आर्टिकल का नाम क्या है? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण।
ये इसको शॉर्टकट में पढ़ते हैं। तो पहला ये है कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए उस समय प्रचलित विधि के अनुसार ही दंडित किया जा सकता है। इसमें आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि विधि द्वारा जो दंड दिया गया है उसी से उसको दंडित किया जाएगा, और दूसरी बात, आपराधिक विधि के मामले में ये भूतलक्षी प्रभाव से विधि लागू नहीं होगी, जबकि सिविल मामले में लागू हो सकती है। ठीक। दूसरा कि दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता। इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जाएगा न्यायपालिका द्वारा। दोहरा दंड में आपको एक चीज जो ध्यान में रखनी है वो ध्यान में रखनी है कि यहां पर एक होता है न्यायिक दंड और एक होता है प्रशासनिक दंड। प्रशासनिक दंड वो होता है जो प्रशासन के द्वारा दिया जाता है। जैसे कोई सरकारी व्यक्ति है, उसने क्या किया है, कुछ अपराध ऐसा कर लिया है, आर्थिक रूप में हो या कुछ दूसरे रूप में, तो फिर क्या कर सकते हैं कि कोर्ट के द्वारा जो उसको सजा हुई हुई वो तो न्यायिक दंड है और ये प्रावधान न्यायिक दंड में है। लेकिन अगर विभाग ने कहा कि इस आदमी को 10 साल प्रमोशन नहीं देंगे या 2 साल प्रमोशन नहीं देंगे, तो वो क्या है, प्रशासनिक दंड। तो प्रशासनिक दंड को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो अगर किसी व्यक्ति को, सरकारी व्यक्ति अगर काम कर रहा है, उसको न्यायालय के द्वारा भी दंड दिया गया और साथ में उसका प्रमोशन भी रोका गया, तो इस आधार पर नहीं कह सकता कि आर्टिकल 20 का उल्लंघन है। ये यहाँ पर ये एक्सेप्टेबल है, मतलब प्रशासनिक दंड दोहरे दंड में नहीं आता। ठीक। और तीसरी बात इसमें जो कही गई है वो ये कही गई है, किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को गवाही देने के लिए, अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये ठीक वही है जैसे पुलिस पकड़ कर ले गई और उसने कहा कि ये अपराध आपने किया है, तो अगर आप नहीं स्वीकार करते हैं तो 3rd डिग्री का इस्तेमाल करेंगे, पिटाई का इस्तेमाल, ठीक, टॉर्चर का। और अगर आपने वहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है और कोर्ट में गए और कोर्ट ने पूछा कि ये स्टेटमेंट आपने दिया है, तो आप कहेंगे कि हाँ मैंने दिया है, लेकिन उस स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि न्यायाधीश को भी ये पता है कि ये गवाही, ये स्टेटमेंट किसी न्यायालय में ना हो करके कहाँ किया गया है, पुलिस कस्टडी। और पुलिस कस्टडी में दिए गए स्टेटमेंट का कोई भी महत्व नहीं है, ठीक, जब तक कि वो न्यायिक या जजेस के सामने ना हो, न्यायिक अधिकारियों के सामने ना हो। ठीक। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने में बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। वो दो चीजें कौन कौन सी हैं? दो चीजें कौन कौन सी हैं? पहली ये है, आपने एक नाम सुना होगा, नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट या ब्रेन मैपिंग। इसमें क्या करते हैं, इन टेस्टों पर, नार्को टेस्ट में क्या करते हैं, सोडियम पेंटोथेनल, ये एक ट्रुथ एजेंट बोला जाता है, ट्रुथ केमिकल, इसका पिला देते हैं इसको, तो व्यक्ति क्या हो जाता है, सोचने समझने की क्षमता क्या कर देता है, खो देता है। जब समझने की क्षमता नहीं खो देगा, स्वाभाविक सी बात है कि वो जवाब को मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा अपने हिसाब से, तो जो सही बात होगी वही निकलेगी बाहर। अब कोर्ट ने ये कहा कि जब इस पर दिमाग का कंट्रोल ही, व्यक्ति का अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं रह जाता, तो ये टेस्ट भी क्या है, व्यक्ति की मर्जी के खिलाफ ये टेस्ट नहीं कर सकते। व्यक्ति की सहमति के खिलाफ ये नहीं हो सकता। अगर आपको ये टेस्ट करना है तो व्यक्ति की भी सहमति होगी, उसके वकील की भी सहमति होगी, और साथ में साथ क्या है, वहाँ पर एक जो जज बैठे होंगे वो भी क्या करेंगे, उसको अप्रूव करेंगे कि हाँ हमारी प्रेजेंस में ऐसा ऐसा हुआ। ठीक। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात ये भी है
कि अगर व्यक्ति की सहमति हो गई और ये चीज हुई, इससे जो एविडेंस मिले उस एविडेंस को व्यक्ति के खिलाफ गवाही में माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एविडेंस क्या करेंगे, उस प्रूफ को जोड़ेंगे, उस सीन को जोड़ेंगे जिस सीन में वो क्राइम हुआ। ठीक, उससे क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, जिससे उस क्राइम को सॉल्व करने की क्या होगी, पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक, तो दूसरी चीज यहां पर क्या ध्यान में रखना है कि साक्ष्य गवाही के तौर पर मान्य होंगे। मतलब इन टेस्ट से, इस टेस्ट के समय जो आप कहेंगे उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके कहे अनुसार कुछ एविडेंस मिला। जैसे आपने कहा कि चाकू से मर्डर किया था, चाकू वहां पर रखा है, तो चाकू अगर पुलिस ले आती है तो उस चाकू को आपके खिलाफ सबूत के तौर पर क्या किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा और वो वैलिड होगा। ठीक, गवाही के तौर पर मान्य होगा। यहां पर ये चीजें आपको ध्यान में रख। ठीक, तो आर्टिकल 20 क्या कहता है कि जो दोष सिद्धि व्यक्ति है उसको किन किन मामलों में संरक्षण होगा और किन मामलों में नहीं होगा। पहली बात यह है कि जिस समय अपराध हुआ है उसी समय जो उस अपराध के लिए विधि है और उसके अनुसार जो दंड है वही दिया जाएगा। दूसरी बात, एक ही अपराध के लिए दो बार दंड, न्यायिक दंड नहीं दिया जाएगा। इस न्यायिक दंड में प्रशासनिक दंड को शामिल नहीं किया गया है। और तीसरी बात यह है कि किसी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 क्या कहता है, जीवन का अधिकार। जीवन और दैहिक स्वतंत्रता लिख लीजिए। जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक, पर्सनल लिबर्टी, ये क्या है, आर्टिकल 21। ठीक, इसमें चीजें आप ध्यान में रखना है कि केवल जीवन ही नहीं जीना है, गरिमापूर्ण जीवन जीना है। एक ऐसा जीवन जीना है जो प्रदूषण मुक्त वातावरण में हो। तो प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीवन जीना भी क्या है, जीवन जीने का अधिकार है। ये सब अलग अलग डिसीजन में ये बातें सामने आई। विदेश जाने का अधिकार, विदेश में घूमने का अधिकार, ये कहाँ पर आएगा, आर्टिकल 21 में। और अगर देश में घूमने की बात की जा रही हो तो कहाँ आएगा, आर्टिकल 19 में, विदेश जाने का अधिकार। ये कहाँ आएगा, आर्टिकल 21 में। ठीक, ये सारी चीजें जरा आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और, न्यूनतम मजदूरी से ही गरिमापूर्ण जीवन आप जी सकते हैं, जो लेबर वर्ग है। तो ये भी क्या है, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 का दायरा संकीर्ण नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। न्यायपालिका बार बार इसके दायरे को क्या कर रही है, विस्तारित कर रही है। प्रदूषण की समस्या आजकल दिल्ली में बहुत ज़्यादा थी, तो फिर क्या हुआ, ये प्रदूषण वाला मामला एमसी मेहता के केस में आया। एमसी मेहता एक पर्यावरणविद थे जिनकी वजह से दिल्ली आज रहने लायक है। जो पेड़ बचे हैं उन्हीं की वजह से बचे हुए हैं। ठीक, तो ये सब अलग अलग डिसीजन का परिणाम है और इसमें चीज़ें समाहित होती चली गई। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में कि लव मैरिज, अपने पसंद के व्यक्ति के साथ शादी करना या रहना कौन से अधिकार में आता है, तो किस में आएगा, आर्टिकल 21। ठीक, आर्टिकल 19 में क्या है,
फ्रीडम की बात तो की जा रही है, लेकिन वहाँ पर 6 फ्रीडम की बात की गई है। उन फ्रीडम को ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन में कन्फ्यूज नहीं होंगे कि 19 आंसर होगा या 21। ठीक, तो इसका मतलब आप समझे रहिए। ठीक है, अब एक चीज बात यहाँ पर आती है, एक है गोपालनवाद 1950। ठीक, इस मामले में क्या कहा गया था कि आपने दो वर्ड सुने होंगे। वो क्या सुने होंगे, अभी इसी में आएगा, बता देंगे। और एक है मेनका गांधीवाद 1978। ये दो केस है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है मुद्दा। इंटरेस्टिंग ये है, ये वो समय है जब 1950 1947 में भारत आज़ाद हुआ। तो ये क्या कर रहे थे गोपालन जी, ये एक व्यक्ति का नाम है, और ये साम्यवाद, जिसको आप मार्क्सिस्ट की चरम अवस्था कहते हैं, वो है साम्यवाद, मार्क्सवादी होने का। तो इन्होंने क्या किया, ये अपना आंदोलन कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, कह रहे थे कि जो आज़ादी मिली है उसमें जो वंचित वर्गों का है उनको आज़ादी नहीं मिली, वो अभी भी दबे कुचले हैं। जैसी आज़ादी से अपेक्षा की गई थी वैसी आज़ादी मिली नहीं। तो ये क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। तो सरकार ने क्या किया, इनको हिरासत में ले लिया। और जब हिरासत में ले लिया तो क्या किया, इन्होंने केस किया सुप्रीम कोर्ट में। तो आर्टिकल 21 क्या कहता है, ये जो 21 आपने लिखा, आर्टिकल 21 ये कहता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त व्यक्ति को, व्यक्ति की जीवन और दैहिक स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता। विधि के अतिरिक्त किसी और तरीके से व्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार आप नहीं छीन सकते। ठीक, अब क्या हुआ, गोपालनवाद में जब ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आपने किस आधार पर इनको अ, बंद किया, नजरबंद किया। और इन्होंने क्या कहा कि हमारे जीवन के अधिकार का क्या हो रहा, उल्लंघन हो रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, विधि देखी। सरकार ने बताई कि हमने इस विधि के तहत क्या किया, इनको गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि हाँ, ये विधि यही कह रही है कि किसी व्यक्ति को जब वो हिंसा को भड़काए तो उसको क्या कर सकती है, लोग व्यवस्था मेंटेन करने के लिए सरकार उसको नज़रबंद कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओके कर दिया कि हाँ, ये जो विधि आप बता रहे हैं इसके अनुसार इनको नज़रबंद आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, इनके मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा। इसमें क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, एक चीज देखी, केवल विधि, जो स्टेटमेंट सरकार ने दिया था कि इस विधि के तहत हमने गिरफ्तार किया है, वो इन्होंने देखा कि हाँ ठीक है और इसी के अनुसार इनको गिरफ्तार किया गया है, ये कर दिया गया। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक, जिसको कि भारतीय संविधान में लिखा गया है, वो लिखा गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब ध्यान से देखिए, विधि द्वारा स्थापित, विधि बनाने का काम कौन किसका है, विधायिका का। तो विधायिका ने क्या कर दिया, विधि बना दी। उसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव।
तो कार्यपालिका मनमाने ढंग से तो काम नहीं कर रही है, वो विधि के तहत ही काम कर रही है या नहीं। तो इसको देखने के लिए कौन बैठा है? सुप्रीम कोर्ट। तो इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को देखा, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहती है कि विधि बनाने का काम है विधायिका का, वो विधि सही बनाए गलत बनाए उससे सुप्रीम कोर्ट को लेना देना नहीं है। बस विधि बन गई, और वो विधि के अनुसार कार्यपालिका काम कर रही या नहीं, तो हम ये केवल देखेंगे, हम विधि को नहीं देखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक संकीर्ण स्तर की सोच का इस्तेमाल किया, और उन्होंने ये कहा कि आप इनको नज़रबंद बिल्कुल रख सकते हैं। धीरे धीरे ये केस बढ़ा, और इमरजेंसी के समय एक केस था, हैबियस कॉर्पस केस। इमरजेंसी के समय इस केस को भी सुप्रीम कोर्ट ने सही मान लिया कि हाँ ठीक है, बिल्कुल सरकार विधि के तहत क्या कर सकती है? नजरबंद रख सकती है। ठीक। अब क्या हुआ? मेनका गांधी का वाद आया 1978। ये इमरजेंसी का टाइम कब है? जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, 1974 के आसपास, 74-75 के आसपास ये केस है। 1976 में क्या हुआ? जनता पार्टी की सरकार आ गई, तो जितने लोग उस इमरजेंसी में पीड़ित थे, उस सारे केसेस को फिर से स्टडी किया गया, सारे कानूनों को जिनके आधार पर इमरजेंसी लगाई गई थी फिर से स्टडी किया गया, और धड़ाधड़ क्या किए गए? संविधान संशोधन किए गए, ताकि फिर से वो नौबत ना आए। ठीक। इस केस में भी यही हुआ। ये कौन है? संजय गांधी जी की पत्नी है, मेनका गांधी। इनका नाम वैसे है मनेका, लेकिन मेनका के नाम से फेमस हो गई हैं, इस वजह से मेनका गांधी इनको कहा जाता है। ठीक। नाम तो वैसे है मनेका, तो मेनका गांधी के नाम से केस फेमस है। इसमें क्या किया गया था? इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था, मेनका गांधी जी का, और कहा गया था कि आप विदेश नहीं जा सकते। जब पासपोर्ट ही जब्त हो गया तो आप विदेश नहीं जा सकते, क्योंकि विदेश में वो क्या है? वही आपकी आइडेंटिटी प्रूफ है। अब क्या हुआ? इन्होंने वापस से केस किया, और जब यहां पर केस किया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को पलट दिया। इस डिसीजन को, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वाले गोपालनवाद वाले डिसीजन को, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने विधि की समुचित प्रक्रिया का इस्तेमाल किया। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दो चीजों को देखा। एक तो विधायिका ने विधि बनाई, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि ये विधि उचित है या नहीं। वहां पर विधि को उचित या अनुचित नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ ये देखा कि आपने किसके तहत गिरफ्तार किया। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास, सरकार ने कहा ये विधि है हमारे पास, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, आप गिरफ्तार कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये मामला गया तो सरकार से पूछा गया किस विधि के तहत आपने किया, तो सरकार ने विधि बताई कि हमने इस आधार पर किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये विधि उचित नहीं है। तो इस समय विधि की उचित और अनुचित, मतलब तार्किक आधार पर विवेचना की गई, और साथ में, मतलब विधायिका को देखा ही देखा, कार्यपालिका को भी देखा कि कार्यपालिका जिस विधि के तहत काम कर रही है, क्या वो विधि सही है। वहां पर क्या था? विधि को नहीं देख रहा था, केवल कार्यपालिका को देख रहा था कि कार्यपालिका जिस विधि के तहत काम कर रही है वो विधि है या नहीं, उसी विधि के अनुसार उसने काम किया या नहीं। विधि को देखना ना देखना वो विधायी का काम वहां पर छोड़ दिया गया, लेकिन यहाँ पर विधि को भी अपने लूप में ले लिया गया, विधि की तार्किकता को भी अपने लूप में ले लिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम केवल कार्यपालिका को ही नहीं देखेंगे कि वो सही से काम कर रही है नहीं कर रही, हम ये भी देखेंगे कि जिस विधि के तहत वो काम कर रही है वो विधि सही है या नहीं। और यहाँ पर क्या किया? उस मेनका गांधी वाले वो गोपालनवाद के केस को क्या कर दिया? डिसीजन को पलट दिया। और यहाँ पर 9 न्यायाधीशों की बेंच बैठी थी, और उन्होंने ये डिसीजन दिया
कि गोपालनवाद में जो गलती हुई है उसको यहाँ पर सुधारा जाए, और यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट दिया, विधि की समुचित प्रक्रिया। ये यूएसए का कॉन्सेप्ट है, अमेरिकी संविधान का। और यहाँ पर केवल एग्जीक्यूटिव को नहीं देखा जाता, वहाँ पर एग्जीक्यूटिव के मनमाने रवैये से क्या हो जाती है, सुरक्षा हो जाती है। विधायिका से सुरक्षा नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट दोनों से सुरक्षा करेगा। विधायिका से तो करेगा ही करेगा, विधायिका ऐसी विधि नहीं बना सकती जो सुप्रीम कोर्ट जो क्या करे, मूल अधिकार को सीमित करे। विधायिका ऐसी विधि नहीं बना सकती जो मूल अधिकार को तार्किक रूप के बिना सीमित करे। तार्किक रूप से हो तो बात अलग है, उसमें भी तार्किक है या नहीं ये कौन डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट। तो विधि की समुचित प्रक्रिया क्या है, यूएसए की देन है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किसकी देन है, ब्रिटिश की। ये भारतीय संविधान में लिखी गई है, ये कहीं लिखा नहीं गया है, ये क्या है, एक्सप्लेन की गई है, एक्सप्लेनेशन है। बात समझ में आ गई। तो ये दो ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पर दोनों को मतलब न्याय केवल होना नहीं चाहिए, न्याय होते हुए यहाँ पर दिखना भी चाहिए। तो ये जो है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को भी फॉलो करती है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत यहीं से आता है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, ठीक, बात समझ में आ गई। ये आपका क्वेश्चन है 2023 यूपीएससी का, कि विधि की समुचित प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में क्या अंतर है, ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया संविधान में लिखित है, भारतीय संविधान में ये लिखित नहीं है। यहाँ पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किया जाता है, फॉलो किया जाता है। यहाँ पर क्या है कि केवल कार्यपालिका के मनमानी रवैये से संरक्षण प्राप्त है। विधायिका जो विधि बना दी उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा, लेकिन यहाँ पर विधायिका और कार्यपालिका दोनों के मनमानी रवैये से आपको संरक्षण प्राप्त है। ठीक, तो ये चीजें जरा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है आर्टिकल 22, और आर्टिकल 22 बता दिया जाए, नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आर्टिकल 22 नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आर्टिकल 21A देख लीजिए। आर्टिकल 21A क्या कहता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, और इसी के आधार पर कौन करेगा निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, राज्य के द्वारा। 6 से 14, ध्यान रखिएगा, 0 से 6 तक किसका कर्तव्य है, माता पिता का। ठीक, मूल कर्तव्य में लिखा गया है, लेकिन 6 से 14 में क्या है, हाँ, सरकार का कर्तव्य है। और इसी के आधार पर राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पास किया गया। ठीक, सभी को मुफ्त शिक्षा 14 वर्ष तक, बेसिक शिक्षा। ठीक है, तो ये जरा ध्यान में रखिएगा। कुछ चीजें आपको विवादित रहेंगी, ये ध्यान रखिएगा। एक है इच्छा मृत्यु, जो आर्टिकल 21 में हमने पढ़ा कि गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, तो इच्छा मृत्यु या इसी को बोलते हैं यूथेनेसिया। अगर कोई व्यक्ति है जो ऐसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित है कि सामान्य जीवन नहीं जी सकता, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी। व्यक्तियों ने कहा कि हमें जो है इच्छा मृत्यु की आज्ञा दी जाए और हम अपना जीवन जो है समाप्त करना चाह रहे हैं, हम परिवार पर, समाज पर, सरकार पर, किसी पर बोझ नहीं बनना चाह रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जीवन का अधिकार आपका मूल अधिकार है और हम उसको छीन नहीं सकते। धीरे धीरे बात बढ़ी। अब हमारे देश में ये है, ये दो टाइप का होता है, एक पैसिव, एक होता है एक्टिव। एक्टिव वो होता है कि सीधे इंजेक्शन लगाए और मृत्यु हो गई, विष का या जहर का इंजेक्शन लगा दिया, मृत्यु हो गई, वो हो गया एक्टिव। पैसिव वो हो गया कि जो लाइफ सपोर्टिव इक्विपमेंट हैं जिससे वो व्यक्ति जीवित है, उसको क्या कर लीजिए, हटा लीजिए।
तो अपने आप उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। जैसे वेंटिलेटर पर चल रहा, वेंटिलेटर हटा लीजिए, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दीजिए, वो क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने जैसे जैसे डिमांड बढ़ी, लोगों का परिप्रेक्ष्य में जो है मुद्दे आए, तो फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव इच्छा मृत्यु, पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति दे दी है। लेकिन इसमें भी क्या है, इसमें भी यह है कि उनके परिवार वालों की विल हो और इनकी भी वसीयत हो, जिस व्यक्ति या उस व्यक्ति के बिहाफ पर जो भी परिवार का डिसीजन लेगा। साथ में डॉक्टर्स की भी क्या हो, जो बोर्ड बैठेगा डॉक्टर्स का, उनकी भी क्या हो, परमिशन हो, लिखित अनुमति हो, तब ये काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी का भी वेंटिलेटर हटाते रहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये सब चीज़ें जरा ध्यान में रखिएगा। तो आर्टिकल 21 ए तक हो गया। आर्टिकल 22 से आगे कंटिन्यू हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, प्री मेंस दोनों का, और पढ़ते रहिए। पढ़ाई और रिवीजन का कोई जो है वो तोड़ नहीं है, शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िएगा, बार बार चीज़ों को रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।